सकुरजिमा जापान में हुआ उद्गार। दोस्तों, सकुरजिमा एक ज्वालामुखी है जापान में, जिसमें अभी हाल ही में उद्गार हुआ है। और ये आप लोगों के लिए जानना इसलिए भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है क्योंकि आप लोग कंपटीशन से जुड़े हुए हैं और ज्वालामुखी से संबंधित जो प्रश्न हैं वो अक्सर पूछे ही जाते हैं। तो आज हम इस क्लास में देखेंगे कि क्या है सकुराजिमा जो जापान में है, ज्वालामुखी जिसमें उद्गार हुआ है, इससे संबंधित पूरी की पूरी क्लास है। साथ ही साथ ज्वालामुखी से संबंधित जो प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं उन पर भी चर्चा करेंगे। और जो बहुत सारे ऐसे ज्वालामुखी हैं जिनमें अक्सर उद्गार होता रहता है, कुछ ऐसे ज्वालामुखी हैं जो बहुत समय तक शांत हैं, अभी भी शांत हैं और भविष्य में भी उनमें कोई उद्गार होने की कोई संभावना नहीं है, उन पर भी चर्चा करेंगे। चलिए हम इस क्लास को चालू करते हैं, देखते हैं। सबसे पहले चर्चा के बिंदु, परिचय। सबसे पहले तो देखेंगे ज्वालामुखी का स्थान, उद्गार क्यों होता है ये भी जानने का प्रयास करेंगे। सकुरजिमा का जो इतिहास है उसको भी देखेंगे, पहले ये क्या था, फिर आज की डेट में तो हम देखें तो ज्वालामुखी है। प्रमुख उद्गार कब कब हुआ है ये जरूरी है, क्योंकि अभी इसमें उद्गार हुआ है तो इससे संबंधित ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सकुरजिमा के प्रभाव, उद्गार से निकलने वाले तत्व बार बार पूछे जाते हैं, विश्व के प्रसिद्ध ज्वालामुखी, और अंत में निष्कर्ष देखेंगे। और लास्ट में जैसा कि हर क्लास में होता है कुछ एमसीक्यूज होंगे ताकि ये हम जान पाए, समझ पाए कि पूरी की पूरी क्लास तो हमने देख ली है, लेकिन हमने अच्छे से देखी है कि नहीं। यदि देखेंगे तो हाँ, आपके जो एमसीक्यूज आएंगे लास्ट में उनको आप अच्छे से हल कर पाएंगे। चलिए, परिचय। सकुराजिमा जापान के क्यूशू द्वीप में स्थित है। यहां पर आप ध्यान से देखेंगे तो ये पूरा का पूरा जापान का नक्शा है और इसके जो नीचे है ना, यहां लास्ट में जब आप देखेंगे ये नीचे, ये है क्यूशू द्वीप। तो इसी के दक्षिण में इस वाले क्षेत्र में कहीं ना कहीं ये जो ज्वालामुखी है वो है। यह जापान के सबसे सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक है। पहली बात तो ये हो गई कि ये जापान की सबसे ज्यादा सक्रिय ज्वालामुखियों में से है और लगातार छोटे मोटे इसमें विस्फोट होते रहते हैं। ठीक है, यह एरा कैल्डर का हिस्सा है जो लगभग 22,000 साल पहले बना था। हम कभी इस पर चर्चा करेंगे, ये जो एरा कैल्डर है इस पर हम कभी चर्चा करेंगे। अभी फिलहाल ये क्लास जो है वो ज्वालामुखी से संबंधित है तो हम इसी पर बने रहते हैं, अन्यथा क्लास बड़ी हो जाएगी। ज्वालामुखी का स्थान, सकुराजिमा कागोशिमा बे में स्थित, यानी कागोशिमा जो खाड़ी है उसमें स्थित है और पहले एक द्वीप था। ये पहले क्या था? एक द्वीप था। लेकिन 1914, इन सब जो जितने भी सन है इनको ध्यान में रखिएगा क्योंकि इन्हीं संबंधित एमसीक्यूज होंगे लास्ट में। 1914 के विस्फोट के बाद यह मुख्य भूमि से जुड़ जाता है। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पहले ये क्या था? एक द्वीप था। जैसे ही इसमें उद्गार होता है तो ये क्या हुआ? मुख्य जो भूमि है उससे जुड़ गया। अब जुड़ जाने के बाद में वो कहां पर आ गया? तो क्यूशू जो द्वीप है उसके दक्षिण में। ठीक है, यह जापान के क्यूशू क्षेत्र में स्थित है और कागोशिमा शहर से केवल 8 किलोमीटर दूर है। कितना? केवल 8 किलोमीटर दूर स्थित है। तो अब चूंकि ये 8 किलोमीटर दूर है तो निश्चित तौर पर यहाँ पर बहुत सारे आदमी लोग भी इसको देखने के लिए आते होंगे। जब उद्गार हुआ होगा तब तो आदमी आते ही होंगे देखने के लिए। इसके अलावा ये पर्यटन की दृष्टि से भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। दूसरी बात, जहाँ उद्गार होता है वहाँ की जो भूमि होती है वो भी बहुत ज़्यादा उपजाऊ होती है। तो देखा जाए तो यहाँ पर जो क्रियाएं हैं, आर्थिक क्रियाएं हैं, है ना, चाहे खेती से संबंधित हो या अन्य क्रियाएं हो, वो भी काफी ज्यादा मात्रा में हुआ करती होंगी। आगे चलते हैं, देखते हैं उद्गार क्यों होता है, थोड़ा इसको जान लेते हैं। सकुराजिमा एक स्ट्रेटो वोल्केनो है जिसमें विस्फोटक गतिविधियां होती हैं। अब ये क्या है भैया सब? स्ट्रेटो वोल्केनो, देखिए ज्वालामुखी को जब हम बांटते हैं भूगोल में, जब हम पढ़ते हैं इसको, जब हम बांट कर देखते हैं तो एक तो उनकी क्रिया के आधार पर बांट देते हैं, जैसे सक्रिय ज्वालामुखी हो गए, प्रसुप्त ज्वालामुखी हो गए और शांत ज्वालामुखी हो। एक उनकी आकृति के आधार पर भी बांटते हैं, उसी आकृति के आधार पर यह है स्ट्रेटो वोल्केनो। इसका मतलब ये हुआ, ये ऐसा ज्वालामुखी है कि जो ज्वालामुखी से ही बना है। मतलब जैसे ही इसमें उद्गार हुआ फिर धीरे धीरे कुछ समय के बाद फिर उद्गार हुआ तो एक परत बन गई, फिर दूसरी परत बन गई, फिर तीसरी परत बन गई। इस प्रकार से परत दर परत इसमें बनती चली गई। इसी को कहा जाता है स्ट्रेटो वोल्केनो। क्लियर है? चलिए, यह प्रशांत और फिलीपीन जो प्लेटें हैं उनके टकराव के कारण सक्रिय रहता है। इन प्लेटों को जान लेना बहुत ज़्यादा जरूरी है दोस्तों, प्रशांत और फिलीपीन। जब हम ज्वालामुखी की पूरी क्लास देखते हैं तब हमें समझ में आता है कि इसमें उद्गार होता क्या है। जब ये प्लेट आपस में टकराती हैं तब इनमें उद्गार होता है। और जो जमीन है या जो पृथ्वी है उसके अंदर जो लावा है जिसे हम मैग्मा कहते हैं, हालांकि जब वो बाहर आता है तब उसको लावा कहा जाता है, तो जो मैग्मा है बहुत ज़्यादा गर्म होता है, तरल अवस्था में होता है और इसी में विस्फोट होता है। विस्फोट के बाद में उसी घटना को हम क्या बोलते हैं? ज्वालामुखी।
या ज्वालामुखी विस्फोट। अब देखिए, इसके लावा में उच्च गैसें सामग्री होती हैं जिससे विस्फोट तीव्र होता है। इसमें उच्च गैसें जैसे CO2 है, SO2 है, शरीर के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है, खासतौर पर फेफड़ों के लिए प्रश्न पूछा जाता है। याद रखिएगा कि ज्वालामुखी से निकलने वाली SO2 जो है वो शरीर के किस अंग को सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है? तो किसको प्रभावित करती है? फेफड़ों को प्रभावित करती है, उनको बहुत ज़्यादा कमजोर बना देती है। आगे चलते हैं, देखते हैं सकुराजिमा का थोड़ा इतिहास देख लें। 1914 में सबसे बड़ा इसमें विस्फोट हो जाता है जिसने इसे मुख्य भूमि से जोड़ दिया। पहले ये मुख्य भूमि से अलग था। जैसे इसमें विस्फोट होता है तो जो लावा हुआ, लावा बाहर निकला और निकलता गया तो ये क्या हुआ, जो मुख्य भूमि है जापान की उससे मिल गया। 1946 में भी हुआ, हालांकि इतने मजबूत विस्फोट नहीं थे। 1955 में भी हुआ। लगातार छोटे छोटे इसमें विस्फोट होते रहते हैं। 2024 हाल ही में इसमें सक्रियता देखी गई है। तो 2024 जब अभी चल रहा है ना, तो इसमें हम इसकी सक्रियता को देखते हैं। और अभी ये 2025 चल रहा है जब इसमें भयंकर उद्गार हो गया। ठीक है, राख और गैसें आसपास के क्षेत्रों में फैलती हैं। कृषि और जनजीवन इससे प्रभावित होता है। बिल्कुल भैया, जहाँ पे ज्वालामुखी विस्फोट हो रहा है या विस्फोट होने की संभावना है तो वहां पे आदमी लोग हमेशा डरे हुए रहते हैं। जनजीवन उनका जो है वो इससे प्रभावित होता है। मान लीजिए उद्गार हो गया तो उनको अपनी व्यवस्था करनी पड़ेगी कि भैया कैसे रह रहे हैं, कैसे रहना है, क्या सुरक्षा करनी है, तमाम तरीके की। 1914 के विस्फोट में 58 लोगों की इसमें मृत्यु भी हो गई थी। आप सोचिए कितना भयानक ये विस्फोट रहा होगा। उद्गार से निकलने वाले तत्व, इसमें लावा निकलेगा, राख निकलेगी, सल्फर डाइऑक्साइड और अन्य गैसें निकलती हैं। राख कागोशिमा शहर तक पहुंच जाती है जो 8 किलोमीटर दूर है। आप देखिए कितना भयंकर होता होगा कि वो राख जो है वो कागोशिमा शहर तक भी पहुंच जाती है। 8 किलोमीटर बहुत बड़ी दूरी होती है दोस्तों, वहां तक भी ये पहुंच जाता है। अब देखिए इसकी राख पहुंच जाती है। कुछ बातें यहां पर जान लीजिए। मान लीजिए ये ज्वालामुखी है। अब अंदर का जो तरल पदार्थ है बहुत ज्यादा गर्म है। क्या क्या है इसमें? सभी प्रकार के इसमें तत्व हैं। मिट्टी है इसमें और जितना भी आप जानते हैं जैसे लोहा है, सिलिकॉन है, ये सब चीजें इसमें कहीं ना कहीं मौजूद है। लेकिन किस अवस्था में है? तरल अवस्था में। तरल अवस्था से मतलब है पानी। आप लोहार को देखिएगा, लोहार जैसा होता है, जैसे लोहे को पीट पीट के अगर वो उसको बिल्कुल पानी की तरह बना दे तो बस वही का वही है लावा। अब जब ये बाहर आता है दोस्तों यहां से, तो जब ये अंदर था, अब यहां से प्रश्न पूछा जाता है इसलिए बता रहा हूं। अब जब ये अंदर था तो इसको क्या कहा जा रहा है? इसको कहा जा रहा है मैग्मा। समझना, अभी तो मैग्मा है। अब जैसे ही ये बाहर आएगा, यानी यहां से ऐसा उद्गार हुआ, उद्गार जैसे ही हुआ तो अब ये जिस स्थिति में होगा तो इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है दोस्तों लावा। क्या कहा जाता है? लावा। हमने क्या क्या देखा? सबसे पहले हमने देखा मैग्मा, फिर हमने देखा लावा। ठीक है, अब यही लावा जब जमीन की तरफ में आ जाता है, इसी को क्या कहते हैं? सिंडर। सिंडर, इन 3 शब्दों को याद रखिएगा। तो क्या कहते हैं? सिंडर। तो पहले हो गया मैग्मा, फिर हो गया लावा और फिर हो गया सिंडर। यहां से प्रश्न पूछा जाता है इसलिए मैंने आपको बता दिया। अब देखिए, ये जो ज्वालामुखी है ये इसका छिद्र है। पहले तो इसको छिद्र ही कहते हैं। अगर ये थोड़ा बड़ा हो जाए, है ना, अगर ये चौड़ा हो जाए तो इसको फिर क्या कहने लगते हैं? क्रेटर। क्रेटर। जब ये थोड़ा सा चौड़ा हो जाता है तो इसको बोलते हैं क्रेटर। अब जब वो इतना चौड़ा हो गया कि आदमी लोग इसी के अंदर जा रहे हैं, बहुत सारे ऐसे शांत ज्वालामुखी हैं जहां पर पर्यटन के जो व्यक्ति हैं उसकी दृष्टि से जा रहे हैं तो वहीं पर घूम रहे हैं, है ना, तब वो काफी ज्यादा बड़ा हो गया है। आपने देखा होगा फोटोओं में। उसको बोला जाता है कैलेडोर। क्या बोला जाता है? कैलेडोर। कैलेडोर। इन शब्दों को आप लोग याद रखना। एक क्रेटर जो उसका छिद्र है जब हल्का सा बड़ा होए, और जब ज्यादा बड़ा हो जाए तो उसको बोलते हैं कैलेडोर। और जब अंदर है तो उसको कहा जा रहा है मैग्मा। बाहर आ गया तो लावा। जब वो और आगे तक आया, जब सरकने लगा तो उसको क्या बोलते हैं? सिंडर। एक चीज को और याद रखना, जब यहीं से ज्वालामुखी धीरे धीरे कर कर बाहर आ रहा है, जैसे आपने देखा होगा जब दूध उबलता है तो दूध उबलने के बाद एक परत आएगी, फिर दूसरी परत आएगी, फिर तीसरी परत आएगी। तो जब इस तरीके से आ रहा है बार बार और आने के बाद में जमीन में कहीं ना कहीं इस तरीके से परत दर परत आ रहा है तो इसी को बोलते हैं क्या? ट्रैप। क्या बोलते हैं? ट्रैप। अब ट्रैप से आप लोगों को याद आ रहा होगा डक्कन ट्रैप। जब हम भारत को पढ़ते हैं तो भारत का ये वाला जो हिस्सा है दोस्तों, ये वाला हिस्सा, ये दक्कन ट्रैप के नाम से जाना जाता है कि नहीं जाना जाता है? वो इसी कारण से जाना जाता है, इसी को ट्रैप कहते हैं कि जब ज्वालामुखी में उद्गार तो हो रहा है लेकिन धीरे धीरे उसमें हो रहा है। यानी पहले कुछ लावा आया, फिर कुछ लावा आया, फिर कुछ लावा आया, तो धीरे धीरे उसने परत बना ली। तो ये जो परतदार उस समय पर
एक के ऊपर एक बन जाती हैं, ये बहुत ज्यादा मजबूत होती हैं। इन्हीं चट्टानों को क्या कहा जाता है? ट्रैप चट्टान। इसको याद रखिएगा। चलिए हम अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। ये समझ लेना बहुत जरूरी था। हमने क्या क्या समझा? हमने मैग्मा को समझा, हमने लावा को समझा, हमने सिंडर को समझा, हमने क्रेटर को समझा, हमने कैलेडोर को समझा और हमने ट्रैप को समझा। ठीक है, चलिए। पर्यावरणीय प्रभाव। राख से वायु प्रदूषण बढ़ता है। ज्वालामुखी मिट्टी कृषि के लिए उपयुक्त होती है। राख से स्वास्थ्य समस्याएं भी होती हैं। बिल्कुल। पर्यटन को बढ़ावा मिलता है, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को लाभ भी होता है। काफी लोग देखने के लिए आते हैं, भैया ज्वालामुखी में उद्गार हुआ है, उद्गार होने की संभावना है, या फिर मान लो ऐसे बहुत सारे ऐसे ज्वालामुखी हैं जिनसे राख और वाष्प निरंतर निकलती रहती है। बहुत सारे ऐसे ज्वालामुखी हैं कि यदि उनमें उद्गार नहीं हो रहा है तो उनके आसपास में ऐसी ऐसी दरारें हैं जहां से निकलते लगती हैं ये भाप और जो गैसें हैं, जैसे कि येलोस्टोन पार्क है ना, वहां पर अक्सर उसको धुआरे घाटी भी कहा जाता है, वहां से धुआं ही निकल रहा है। तो इस तरीके से हम देखते हैं, तो पर्यटन काफी ज्यादा यहां पर आता है, लोग आकर्षित होते हैं इसको देखने के लिए। सकुरजिमा का वैज्ञानिक अध्ययन। इसे जापान के सबसे खतरनाक ज्वालामुखियों में गिना जाता है। वैज्ञानिक लगातार इसकी गतिविधियों की निगरानी करते हैं, देखते रहते हैं कोई समस्या तो नहीं है, उद्गार होने वाला है या इसमें भविष्य में कोई उद्गार होगा, ताकि वहां के जो लोग हैं उनको पहले से ही चेतावनी दी जा सके कि भैया होने वाला है, थोड़ा दूर हो लें, यहाँ से अपनी दूरी बना लें, अन्यथा आप भी समस्या में आ जाएंगे। अब ये कुछ ज्वालामुखी हैं जिनको जानना जरूरी है, जहां से प्रश्न अक्सर पूछ लिए जाते हैं। जैसे माउंट वेसियस, ये कहां पे है? इटली में है। 79 ईस्वी में पोपई को इसने नष्ट किया था। यहां से प्रश्न पूछे जाएंगे, अभी एमसीक्यूज जब आएंगे तो ध्यान रखिएगा। माउंट वेसुवियस कहां पे है? इटली में है। माउंट सेंट हेलेंस, ये अमेरिका में है। 1980 में इसमें सबसे बड़ा विस्फोट हुआ था। कब हुआ था? 1980 में। क्राकाटोआ, ये इंडोनेशिया में है। 1883 में विनाशकारी इसमें विस्फोट हुए। याद रखिएगा, सबसे ज्यादा जो ज्वालामुखी हैं वो कहां पर हैं? सबसे ज्यादा जो ज्वालामुखी हैं वो है इंडोनेशिया में। अच्छा, प्रश्न पूछ ले ज्वालामुखी है ही नहीं, कहीं पे ऐसी जगह है कि जहां पे ज्वालामुखी नहीं है, तो वो कौन सी है? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में एक भी ज्वालामुखी नहीं है। ठीक है, तो इन दो जनों को या दो जगहों को आप लोग याद रखिएगा। फिर इसके बाद में आता है माउंट एंटना, इटली। इसे यूरोप का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है। इसको प्रकाश स्तंभ भी कहा जाता है। लगातार इसमें उद्गार होते रहते हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं रोशनी निकलती रहती है, तो इसको वहां का प्रकाश स्तंभ भी कहा जाता है, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। एक है माउंट फूजी, इसका नाम आप देखेंगे माउंट फ्यूजी यामा भी है ना, तो ये जापान में है। जापान का सबसे प्रसिद्ध ज्वालामुखी है। किलाउ, ये हवाई अमेरिका में है, दुनिया के सबसे सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक है। इसके बाद है माउंट मेरापी, ये भी इंडोनेशिया में है, अक्सर विस्फोट करने वाला ये ज्वालामुखी है। माउंट येलोस्टोन, इसकी अपन ने चर्चा की थी कि यहाँ से हल्के हल्के धुएं, वाष्प, जल निकलते रहते हैं। पर्यटन के व्यक्ति हैं जो इनकी ओर आकर्षित होते हैं, आते हैं और उनको आर्थिक लाभ मिलता है। तो माउंट येलोस्टोन कहाँ पे है? अमेरिका में है। सुपर वोल्केनो भी इसको बोलते हैं, जिसकी गतिविधियां वैज्ञानिकों की निगरानी में है। आइए हम देखते हैं कि भारत में कौन कौन से हैं। भारत के प्रमुख ज्वालामुखी बैरनदीप और नारकोंडम, इन दो को तो आप लोगों ने नाम सुन भी रखा होगा, पढ़ भी रखा होगा। बैरनदीप जो है वो अंडमान द्वीप समूह में है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी, ऐसा प्रश्न पूछा जाता है कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, तो बैरनदीप। जबकि नारकोंडम भी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है, पर यह सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है, शांत ज्वालामुखी है, इसको याद रखिएगा। अक्सर प्रश्न इन दोनों से आते हैं, पर अब प्रश्न इनसे भी आ रहे हैं कहीं ना कहीं, इसलिए मैं इनको भी लेके आया हुआ हूं। बारातांग, ये अंडमान द्वीप समूह में है, क्लियर। डेक्कन ट्रैप्स, ये तो महाराष्ट्र में है ही। डेक्कन ट्रैप्स अभी अपन ने देखा था, ट्रैप किसको बोलते हैं? जब लावा परत दर परत जम जाता है तो उसी को ट्रैप कहा जाता है। ढिनोधर पहाड़ी, ये कहां पे है? तो ये गुजरात में है। ढोसी पहाड़ी, तो ये कहां पर है? हरियाणा में है ढोसी पहाड़ी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं भैया, थोड़ा निष्कर्ष देख लेते हैं। क्या है इसका निष्कर्ष? सकुराजिमा जापान का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है, स्ट्रेटो वोल्केनो है। इसके प्रभावों को कम करने के लिए वैज्ञानिक निगरानी की आवश्यकता है। बिल्कुल, वो लोग देखते रहते हैं। यह पर्यावरण और मानव जीवन दोनों को प्रभावित भी करता है। क्लियर, चलिए आगे देखते हैं। अब हमारे आएंगे एमसीक्यूज, महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर। प्रश्न ये हैं, उत्तर आप लोग बताएंगे। कुछ प्रश्न मैं आपको भी देके जाऊंगा। सकुराजिमा ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? भैया किस देश में स्थित है?
इंडोनेशिया में है क्या? इंडोनेशिया में हमने भी देखा था, तो क्या था, सबसे ज्यादा जो ज्वालामुखी है वो कहाँ है? इंडोनेशिया में। एक बात याद रखना। तो जापान में है, बिल्कुल इसका जो आंसर है वो तो हो गया जापान। इंडोनेशिया के बारे में जो फैक्ट है उसको जरूर याद रखना। इटली, इटली में हमने क्या देखा था? माउंट एंटेना, जिसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं, ठीक है। और अमेरिका, अमेरिका में भी अभी अपन ने देखा था हवाई द्वीप में जो सबसे ज्यादा सक्रिय ज्वालामुखी है, बार बार उद्गार होते रहते हैं, क्या नाम था? किलाऊ। क्लियर। चलिए आगे चलते हैं, इसका तो आंसर हो गया जापान। सकुराजिमा पहले किस रूप में जाना जाता था? क्या था भैया पहले? अभी अपन ने देखा था ना, एक घटना देखी थी, एक चित्र बनाने का प्रयास किया था मैंने। एक पर्वत, एक द्वीप, एक पठार, एक झील। एक द्वीप था और इसी में उद्गार होता है, लावा धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ता है और कुछ समय के पश्चात मुख्य भूमि से जुड़ जाते हैं। चलिए भैया, सकुराजिमा किस प्रकार का ज्वालामुखी है? स्ट्रेटो वोल्केनो, सील्ड ज्वालामुखी, कैल्डेरा ज्वालामुखी, कौन ज्वालामुखी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पहला वाला, स्ट्रेटो वोल्केनो, ठीक है। 1914 के सकुराजिमा विस्फोट का क्या प्रभाव पड़ा था? क्या प्रभाव पड़ा था? यह मुख्य भूमि से जुड़ गया, पूरा द्वीप नष्ट हो गया, समुद्र में डूब गया, इसके स्थान पर एक झील बन गई। तो क्या हुआ था? यह मुख्य भूमि से जुड़ जाता है, जापान की जो मुख्य भूमि है, जो क्यूशू द्वीप है, उसी से ये जुड़ जाता है। और 1914 में जब विस्फोट हुआ था तो काफी लोग भी मारे गए थे। विश्व के सबसे सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक कौन सा है? माउंट फूजी, माउंट एंटना, माउंट विसुवियस या माउंट किलाऊ? तो कौन सा है? याद रखिएगा, डी, माउंट किलाऊ। ये हवाई द्वीप पे है, अमेरिका में है, ठीक है ना। माउंट विसुवियस, माउंट एंटना, इसके बारे में अपन ने चर्चा कर ली। माउंट विसुवियस भी कहां पर है? जापान में ही है। और माउंट फ्यूजियामा भी कहां पर है? तो जापान में है। पोपई शहर को नष्ट करने वाला ज्वालामुखी कौन सा था? पोपई शहर को याद करिए, अभी अपन ने देखा था। माउंट सेंट हेलेंस, माउंट विसुबियस, माउंट मेरापी या माउंट एंटेना? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अब इसका आंसर आप लोग बताइएगा, ठीक है। ये आप लोगों के लिए एक प्रश्न है, बताइएगा कि इसका आंसर क्या है। चलिए, क्राकाटोआ ज्वालामुखी का 1883 का विस्फोट किसके लिए प्रसिद्ध है? सबसे बड़ी सुनामी उत्पन्न करने के लिए, सबसे ऊंचा पर्वत बनाने के लिए, पृथ्वी की सतह को बदलने के लिए, पूरी तरह शांत होने के लिए? तो याद रखिएगा, सबसे बड़ी सुनामी उत्पन्न करने के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा? क्राकाटोआ ज्वालामुखी। क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी को किस उपनाम से जाना जाता है? यूरोप का दानव बोलते हैं, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है, एशिया के ज्वालामुखी की राजधानी कहते हैं, ज्वालामुखी द्वीप कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ। क्यों? क्योंकि इसमें बार बार उद्गार होता रहता है, और ऐसा उद्गार होता रहता है कि आसपास का जो क्षेत्र है वो प्रदीप्तमान रहता है, यानी लाइट वहां पर दिखती रहती है। ये जो लाइटें लगी, ऐसी लाइट नहीं भैया, वो ज्वालामुखी वाली लाइट है, वो तीव्र लाइट है। चलिए आगे चलते हैं। अब लास्ट क्वेश्चन है, माउंट एंटेना किस महाद्वीप में स्थित है? तो ये इटली के आसपास, भूमध्य सागर के आसपास है। तो भैया अपन को, अगर अपन ने मैप नहीं पढ़ रखा है, मैप को नहीं देखा है, तो इसका आंसर नहीं लगा पाएंगे। एशिया, यूरोप, उत्तर अमेरिका और अफ्रीका। तो क्या हो जाएगा भैया इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा कि यह यूरोप में स्थित है, ठीक है। तो आज की हमारी क्लास थी, इसमें हमने ज्वालामुखी को थोड़ा सा देखा है कि ज्वालामुखी से क्या क्या निकलता है और कहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। साथ ही साथ में सकुराजिमा जिस ज्वालामुखी में उद्गार हुआ है उसकी भी अपन ने डिटेल में चर्चा कर ली। आज की क्लास को हम यहाँ पर समाप्त करते हैं और अगली क्लास में मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ में। नमस्कार।